विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप आज की कक्षा में लेकर हाजिर हूँ ध्रुवस्वामिनी नाटक के आलोचनात्मक प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक का मूल प्रतिपाद्य, नाटक का उद्देश्य, नाटक में उठाई गई समस्याएं, नाटक की विषय वस्तु। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर हिंदी अनिवार्य विषय के लिए इससे पूर्व जो मैंने वीडियोज बनाई हैं उनमें सर्वप्रथम जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है जो कि 4 अलग अलग इकाइयों में विभाजित है, उन सब का मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। सबसे पहले वाली इकाई के अंदर ध्रुवस्वामिनी नाटक है जो कि 36 अंकों की है। उसके अंदर से सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी, उसके आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी दूसरी इकाई है भक्ति काल, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें दूसरी इकाई है भक्ति काल, वो 26 अंक की होगी। आपकी जो तीसरी इकाई है व्यवहारिक हिंदी, उसमें वर्ण, भाषा, इन सब के बारे में पूछा गया है जो कि 10 अंकों की होगी। और अंतिम जो आपकी इकाई है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो पहले तीनों इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर के प्रश्न होंगे, वो कुल मिलाकर के 8 अंकों की होगी। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी कि कुल कितने अंकों का आपका पेपर होगा, कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। उससे अगली कक्षा में ध्रुवस्वामिनी नाटक का कथासार जो कि 3 अंकों में विभाजित है उसको मैंने विस्तार से बताया है। उससे अगली कक्षा के अंदर ध्रुवस्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, उनका जीवन परिचय और रचनाओं का किया है। उन सभी कक्षाओं को आप अवश्य देखिएगा जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आने वाली सभी वीडियोज को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल केडी सर हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक का मूल प्रतिपाद्य, उद्देश्य, उठाई गई समस्याएं या विषय वस्तु, इन सब का उत्तर हम एक ही पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हम भूमिका पढ़ेंगे। ध्रुवस्वामिनी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक कथानक लेते हुए अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है। स्वयं जयशंकर प्रसाद के अनुसार मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन करवाने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को पथ दिखाने में बहुत प्रयत्न किया है। जब हम नाटककार के इस कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवेचन करते हैं तो इस नाटक में प्रसाद जी के निम्नलिखित उद्देश्य उभरकर हमारे सामने आते हैं। पहले नंबर पे दिया गया है साहसी राष्ट्र अध्यक्ष की स्थापना। प्रसाद जी प्रस्तुत नाटक के माध्यम से देश में एक शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष की स्थापना करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक कथा को नाटक के रूप में पिरोया है। नाटककार जिस प्रकार इस कथा में कायर, मदप, विलासी, अयोग्य वनित शासक रामगुप्त को हटाकर चंद्रगुप्त जैसे साहसी, वीर तथा योग्य व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर सौंपता है, उसी प्रकार वह अपने समकालीन परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर चंद्रगुप्त के समान शक्तिशाली तथा वीर भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की स्थापना करना चाहता है। नाटककार की मान्यता यह है कि यदि हमारे देश के शासक चंद्रगुप्त जैसे होंगे तो शकराज जैसे विदेशी आक्रमणकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। साहसी राष्ट्र अध्यक्ष की स्थापना के बाद आइए अब हम दृष्टि डालते हैं नारी समस्या पर। तो अगला पॉइंट है नारी समस्या को उजागर करना। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन नारी समस्या को उजागर किया है। लेखक के अनुसार भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पुरुषों पर आश्रित रहती हैं। पुरुष स्त्रियों को पशुओं से अधिक कुछ नहीं समझता, वह स्त्रियों को तरह तरह से अत्याचार करता है। स्त्रियों के ऊपर वह अत्यधिक अत्याचार करता है और उनका मनमाना शोषण करता है। इस नाटक में लेखक ने रामगुप्त के द्वारा ध्रुवस्वामिनी तथा शकराज के द्वारा कोमा के प्रति किए गए अत्याचारों का विवरण देकर नारी समस्या को उठाया है, परंतु साथ ही लेखक ने ध्रुवस्वामिनी द्वारा अपनी रक्षा का भार स्वयं लेने की बात कहलवा कर नारी उत्थान की प्रेरणा भी दी है। लेखक के अनुसार यदि ध्रुवस्वामिनी की तरह आज की नारी अपनी रक्षा का भार
स्वयं उठाने में सक्षम हो तो उसकी आधी से अधिक समस्याएं ठीक हो सकती हैं। नारी समस्या के बाद दृष्टि डालते हैं हमें विवाह की समस्या पे, जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट है, लेखक ने इस नाटक के माध्यम से होने वाले विवाह के समय युवक युवती की आपसी सहमति न होने की समस्या को उठाया है। ध्रुवस्वामिनी का पिता सम्राट समुद्रगुप्त को वीर तथा शक्तिशाली जानकर उन्हें अपनी पुत्री को गुप्त कुल की वधू बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। राजा समुद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी का विवाह अपने योग्य पुत्र चंद्रगुप्त से करना चाहते हैं, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन आता है और महामंत्री शिखर स्वामी तथा रामगुप्त के छल कपट के कारण रामगुप्त न केवल राजा बन जाता है अपितु ध्रुवस्वामिनी से विवाह भी कर लेता है, परंतु वह ध्रुवस्वामिनी से प्रेम नहीं करता है तथा समय आने पर वह उसे शकराज को उपहार स्वरूप देने को भी तैयार हो जाता है। इस बात का ध्रुवस्वामिनी कड़ा विरोध करती है और चंद्रगुप्त की सहायता से शकराज को मारकर अलग हो जाती है, साथ ही चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती है। इस घटना के माध्यम से लेखक आधुनिक संदर्भ में यह बताना चाहता कि माता पिता को अपने बच्चों का विवाह न तो छोटी उम्र में तय करना चाहिए और न ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह करना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। चौथे पॉइंट पर हम पढ़ते हैं, त्याग और उदारता की भावना को बल। इस नाटक के द्वारा लेखक लोगों को अपने में त्याग एवं उदारता की भावना को विकसित करने की प्रेरणा देता है। इस नाटक के अनुसार राजा समुद्रगुप्त ने अपने मरने से पूर्व अपने छोटे राजकुमार चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु उनके मरने के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त, जिसे उसके पिता अयोग्य समझते थे, के लिए अपना राज्य अधिकार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अपने ही घर में कलह नहीं करना चाहता था। इस घटना से चंद्रगुप्त के त्याग और उसकी उदारता का परिचय मिलता है। लेखक यही भावना समाज में भी भरना चाहता है। पांचवा पॉइंट है, प्रेम भावना का विस्तार। लेखक इस नाटक के माध्यम से लोगों में प्रेम भावना का विस्तार करना चाहता है। लेखक के अनुसार मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है तथा उसमें भी युवावस्था तो और भी छोटी होती है। नाटककार के अनुसार मनुष्य का यह छोटा सा जीवन प्रेममय होना चाहिए, साथ ही युवावस्था में तो यह और भी अधिक प्रकट होना चाहिए। लेखक ने अपने इस मंतव्य को अपने काल्पनिक पात्र कोमा के द्वारा प्रकट किया है। कोमा जो शकराज की प्रेमिका है, वो लेखक ने काल्पनिक पात्र के रूप में लिया है। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि जहाँ लेखक ने मनुष्य के हृदय में प्रेम के भाव का विस्तार करने की प्रेरणा दी है, वहीं मनुष्य की विलासिता का घोर विरोध भी किया है। छठा पॉइंट है, अत्याचार एवं दुष्प्रवृत्तियों की समाप्ति। इस नाटक का एक उद्देश्य यह है कि लेखक इस नाटक के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में फैले हुए अत्याचारों एवं दुष्प्रवृत्तियों की समाप्ति करना चाहता है। इस नाटक में लेखक ने शकराज, रामगुप्त एवं शिखर स्वामी के अत्याचारों एवं बुराइयों को चंद्रगुप्त द्वारा समाप्त करवाकर एक शांति प्रिय समाज की स्थापना पर बल दिया है। वे वर्तमान भारतीय समाज को एक ऐसे समाज के रूप में देखना चाहते हैं जिसमें भाई भाई के प्रति प्रेम हो तथा समाज में कोई किसी पर अत्याचार न करे। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी, यानी कि प्राचीन इतिहास की जानकारी। इस नाटक के अन्य सभी उद्देश्यों के साथ साथ लेखक का यह भी प्रमुख उद्देश्य है कि वह इसके माध्यम से भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी देना चाहता है। प्रस्तुत नाटक में लेखक ने उस भारतीय इतिहास का वर्णन किया है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। साधारणतः इतिहास के कुछ कठिन तथा सरल होने के कारण न तो कोई इस पढ़ता है न समझता है, परंतु लेखक की मान्यता रही है कि इतिहास वह शिक्षक है जिससे शिक्षा पाकर हम न केवल अपने वर्तमान अपितु अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को नाटक के रूप में लिखकर एक सरल एवं रोचक रचना बनाकर पाठक के सामने
प्रस्तुत किया है ताकि इससे वह कुछ सीख सके। अगला पॉइंट है देशभक्ति की भावना जागृत करना। जयशंकर प्रसाद जी ने यह नाटक ध्रुवस्वामिनी सन 1933 ईस्वी में लिखा था, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो लगभग सभी लेखकों में देशभक्ति की भावना उस समय कूट कूट कर भरी हुई थी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं देशभक्ति की भावना जागृत करना। यह नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम घटना को लिया गया है। जिस समय यह नाटक लिखा गया उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय के लगभग प्रत्येक कवि और लेखक का यह फर्ज था कि वह अपने साहित्य के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयत्न करे। इसलिए प्रसाद जी ने इस समाज के प्रति उच्च भावना को दिखाकर पाठक को शकराज और रामगुप्त जैसे देशद्रोही एवं विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया है। इससे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ध्रुवस्वामिनी नाटक की पात्र योजना। छात्रों के पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। उस समय अभाव को देखते हुए मैंने सभी वीडियोज लगभग 10 से 12 मिनट की बनाने की कोशिश करूंगा, आने वाले जितनी भी वीडियोज। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की पात्र योजना में हम ध्रुवस्वामिनी स्वयं जो नाटक की नायिका है उनके चरित्र चित्रण पे बात करेंगे। इससे अगली क्लास में हम बातें करेंगे चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण पे, उसके बाद रामगुप्त के चरित्र चित्रण पे, इसके बाद में शिखर स्वामी, इसी प्रकार से सकराज, मंदाकिनी, कोमा, जो इस नाटक के अंदर पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र, उन सभी के हम चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। सभी पाठकों के लिए इन सभी प्रश्नों की PDF निःशुल्क उपलब्ध है, जो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह नाटक एक उद्देश्यपूर्ण रचना है, जिसमें लेखक ने प्राचीन इतिहास के नवीन प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देशभक्ति, अखंड राष्ट्रीयता, नारी सम्मान, सामाजिक बुराइयों को अंत करने का अमर संदेश दिया है। तो आज की यह कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।